फिजियोलॉजी है। इस फिजियोलॉजी के अंदर आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। फ्लूइड कंपार्टमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी ऑल ओवर जब आप जब यहाँ पे हाउस जॉब कर रहे होते हैं, कुछ भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कितना वाटर देना है, कितना वाटर नहीं देना, किस जगह पे हमने नॉर्मल सलाइन देनी है, 0.9%, 25%, 30% डेक्सट्रोज देना है, तो उसमें आपको आइडिया होना चाहिए। सिंपल वे में आपने जो सा वो याद रखना है कि आपका जो टोटल बॉडी है ना, टोटल बॉडी वाटर, टोटल बॉडी वाटर। अब ये टोटल बॉडी वाटर जो सा होता है ना, ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर मतलब कितना है। इसके अंदर दो कंडीशन आ सकती हैं, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है। अब टोटल बॉडी वाटर आपकी जो मेल है, ठीक है ना, उसकी वेट का अप्रॉक्सीमेटली भी 60% आपकी जो सा वो बॉडी के अंदर होता है, और फीमेल्स के अंदर, ये मेल के अंदर और फीमेल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50% होता है आपकी बॉडी वेट का, पानी जो होता है वो आपका होता है। ठीक है ना। और न्यू बॉर्न के अंदर तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी पेशेंट का, अगर किसी बंदे का 70 kg वेट है, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसका टोटल बॉडी वाटर आपने अगर मेजर करना है तो आपने क्या करना है, 70 ज़रा 60% था तो 0.6 इज इक्वल टू 42 लीटर्स। आपके मतलब मेरे अंदर अगर मैं 70 का हूँ तो मेरे अंदर कितना है, 42 लीटर्स। अब इसके अंदर दो कंडीशन आ जाती हैं, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड आपका इस पूरे यानी कि इस 60% का 2/3 है, यानी कि 40%। 40% कहाँ गया, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कितना मिला, 20%, यानी कि 40% वोट इंट्रासेलुलर फ्लूइड को पड़े और 20% वोट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को पड़े। यानी कि बॉडी के अंदर 42 लीटर, अगर 42 लीटर वाटर है तो आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कितना आ जाएगा, 2/3, उसका कितना बनेगा, 28 लीटर। ये क्या है आपका इंट्रासेलुलर यानी कि फ्लूइड सेल्स के अंदर, इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर, और 14 लीटर आपके सेल के बाहर। पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के भी आपके दो पॉइंट्स हैं, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक आपका प्लाज्मा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो होता है जो सेल के बाहर होता है, यानी कि सेल और ब्लड वेसल्स के जो बाहर का फ्लूइड होता है, यानी कि जो सेल को सराउंड, यानी कि ये आपका एक सेल है, तो आपके जो ये सराउंडिंग के ये होता है ना सराउंडिंग, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। प्लाज्मा वो होता है जो ब्लड वेसल्स के अंदर वाला फ्लूइड होता है, विच इज़ द पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है। अब टिपिकल डिवीजन क्या करनी है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो ECF है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो क्या है आपका, उसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपका कितना मेंटेन करें, 75%, यानी कि 3/4, और प्लाज्मा 1/4। अब इस 14 लीटर का 75% कितना बनेगा, 75% कितना बनेगा, अप्रॉक्सीमेटली 10.5 लीटर। तो 10.5 लीटर क्या हुआ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और प्लाज्मा में कितना गया, 3.5 लीटर, और ये टोटल बन गया 14 लीटर। क्लियर। यानी कि टोटल बॉडी वेट कितना था, टोटल बॉडी का जो वाटर है वो कितना था, टोटल बॉडी का जो वाटर है वो कितना था, 42 लीटर, जिसके अंदर आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड हुआ और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हुआ। इंट्रासेलुलर फ्लूइड आपका कितना था, 28 लीटर, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका कितना था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 14 लीटर। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के दो पार्ट है, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक आपका प्लाज्मा। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड 75% क्राइटेरिया रखता है, तो इसके अंदर कितना गया, 10.5 लीटर, और इसके अंदर आपका कितना गया, 3.5 लीटर। क्लियर हो गया। इसलिए हम 60-40-20 का जो सा वो रूल याद रखेंगे। बॉडी का वेट 60 है तो इंटरसेलुलर 40% और बॉडी जो है वो आपका 20% है। अब इसमें आपने कुछ चीज़ें याद ये रखनी है कि आपका जो बॉडी है ना, उसके अंदर जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और इंटरसेलुलर फ्लूइड्स हैं वो कुछ आयंस कंटेन कर रही होती हैं। यानी कि आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली आपके सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये जो है वो ज़्यादा होते हैं, और आपके जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर आपका पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहते हैं कि इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर पोटाशियम ज़्यादा और बाहर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर आपका सोडियम ज़्यादा, तो तब जाके आपका सोडियम पोटाशियम पम्प जो होता है वो होता है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, विच इज़ सेल मेम्ब्रेन एंड वाटर मूवमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे आपने ये याद रख लिया कि 40% इंट्रासेलुलर है वो आपका पोटाशियम मैग्नीशियम से बना है, 20% आपका क्या बना है, सोडियम क्लोराइड से। नेक्स्ट वो कहता है प्लाज्मा वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय रेडियोलेबिंग एल्बुमिन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैन बी मेजर्ड बाय इनोलिन और मैनिटोल। इनको तो हम बाद में देखेंगे, पहले आपने ये पढ़ना है कि आपका सेल मेम्ब्रेन का और वाटर का जो सा होता है वो किस तरह से मूवमेंट होती है। याद रखें जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन है वो पानी को ईजिली पास होने नहीं देती, ईजिली पास होने देती है, लेकिन
हर आयन को फ्रीली पास होने नहीं देती आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है। इसी वजह से जो वाटर होता है वो इधर उधर जो होता है वो मूव कर रहा होता है डिपेंडिंग ऑन ऑस्मोलैरिटी। कैसे? अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें कि अगर आपका जो वाटर है ना वो हमेशा लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे आपके ये जो आयंस होते हैं वो क्या हों, आपके ज़्यादा हों। ठीक है, सॉल्यूट का मतलब यही होता है कि ये जो आपके आयंस हों वो ज़्यादा हों। अब होता क्या है कि अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर आपका नॉर्मल बॉडी मतलब कोशिश करी होती है कि आपका इंटरसेलुलर फ्लूइड है और जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो इक्वल रहे। क्या रहे? इक्वल रहे। और ये ऑस्मोलैरिटी होती कितनी है? यहाँ पे ऊपर भी लिखी हुई है 275 से 295 मिली ऑस्मोल पर केजी। लेकिन अगर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि आपके सेल के बाहर का जो फ्लूइड है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाए, यानी कि उसके अंदर जो आयंस हैं वो आपके जो सा वो ज़्यादा हों, अगर आपके आयन ज़्यादा हो जाए उनके अंदर और वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाए तो आपका जो सेल होता है वो क्या करता है, वो यहाँ से आपका पानी निकालता है और बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और बाहर की तरफ शिफ्ट होकर इसको क्या कर लेता है? डाइल्यूट कर लेता है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाए तो पानी सेल से निकलेगा, बाहर की तरफ जाकर उसे डाइल्यूट करेगा और सेल खुद क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर एग्जांपल इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि अगर सेल के अंदर की तरफ आपका जो फ्लूइड है वो कम हो जाए तो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सा होता है वो पानी जो सा होता है वो अंदर की तरफ जाता है और आपका जो सेल है वो दोबारा से क्या हो जाता है? जो सा वो फैल जाता है, मतलब आपका जो सा होता है वो हो जाता है, फूल जाता है दोबारा से। क्लियर? अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एक तो हो गया ना या आपका ऑस्मोलैरिटी का जो है वो आपके फ्लूइड कंपार्टमेंट और आपका जो मेम्ब्रेन्स है उनके साथ स्ट्रक्चर। एक होता है आपका प्लाज्मा वर्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो पेशेंट एडिमा के साथ जो होता है वो आपको प्रेजेंट कर रहा होता है। ये जो पेशेंट्स होते हैं उनको फ्लूइड बहुत ज़्यादा ओवरलोड वो लग रहा होता है। अब प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हमने कैसे करना होता है कि आपको पता है कि आपके प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो आपके जो प्लाज्मा होता है वो आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा। वो जो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है आपका वो आपका वेसल्स के बाहर होता है, आउट होता है, और आपका जो वेसल्स और प्लस टिश्यूज़ हैं उसके जो होता है वो बाहर की तरफ पड़ा होता है, और इन दोनों के दरमियान आपको क्या होती है? कैपिलरीज होती हैं। अब जो कैपिलरीज हैं, जो वॉल है, वो पानी जो वाटर है और जो छोटी मोटी जो सी चीज़ें होती हैं उनको जो है वो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोटीन वहाँ से नहीं निकल सकते। बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर जो से वो प्रोटीन्स होते हैं, पी से प्लाज्मा और पी से प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कम होते हैं। और जो से ये प्रोटीन्स होते हैं यही आपके ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो क्रिएट कर रहा होता है, जो पानी को वेसल्स के अंदर रखने में हेल्प कर रहा होता है, बाहर नहीं निकलता। और अगर इन केस आपका प्रोटीन कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है आपका वो बाहर की तरफ निकलता है वेसल से, और जो होता है वो क्या करवा देता है? एडिमा जो है वो करवाने जो है वो ईजिली जो है वो एडिमा करवा सकता है। ये हो गया प्लाज्मा वर्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये मैं आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ें बता रहा हूँ ये आपके नोट्स के ऊपर भी लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर आपने एक और चीज़ याद रखनी है, थर्ड स्पेस क्या होती है कि कभी कभी जो फ्लूइड होता है ना वो प्रॉपर प्लाज्मा में जो सो वो होता है तो वो यूज़फुल होता है इंटरस्टिशियल एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा होता है, ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे वो कलेक्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है ना, वहाँ पे हम जो है वो इफेक्टिवली जो है उसे यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है ना, और ये वो जो सा ब्लड होता है जो सर्कुलेशन के अंदर जो है अवेलेबल नहीं होता है, इसे हम निकालना पड़ता है, जो से किसी चीज़ में भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल एसाइटिस हो जाए पेशेंट को तो हम ब्लड निकालते हैं ना, या बर्न्स के अंदर या प्लूरल इफ्यूजन के अंदर, ये जितने भी यहाँ पे जो फ्लूइड आपको देखने को मिलते हैं इसे हम कहते हैं थर्ड स्पेसिंग। और इसका जो फ्लूइड होता है ये हमें कहीं भी काम नहीं आता। ठीक है, और इसी अब अगर बात की जाए कि अगर आप पेशेंट के अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाए, ठीक है, और बॉडी जो है वो पानी निकल जाए तो आपके जितने भी कंपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, वो क्या होना जो होता है वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो हिस्सा डैमेज होता है वो होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब बाहर की तरफ से ही निकल जाना, और फिर उसके बाद आपका इंटर सेलुलर जो है वो डैमेज होते हैं, और इसी की वजह से आपको जो है एडिमा जो है वो देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, फिर अब आपने आईवी फ्लूइड्स पढ़ने हैं कि आईवी फ्लूइड जो होते हैं उसकी वजह से कौन सा कंपार्टमेंट जो है वो एक्सपेंड होता है। फॉर एग्जांपल आपने नॉर्मल सलाइन दिया, अब नॉर्मल सलाइन जो होता है ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो होता है वो रहता है, इसमें रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। ठीक है,
अब ये आपका जो है वो सेल के अंदर जो है वो नहीं जाता, ठीक है। और यानी कि इसमें आपका जो प्लाज्मा है वो भी एक्सपैंड करेगा, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो भी एक्सपैंड करेगा, यानी कि आपका प्लाज्मा भी और आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी। क्यों? ये दोनों आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पार्ट हैं, तो दोनों चीज़ें एक्सपैंड करेंगी। लेकिन अगर आप उसे डेक्सट्रोज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? डेक्सट्रोज, तो वो आपका जो है वो बॉडी के अंदर जाके जो फ्री वाटर है उससे जिस तरह अब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो उसमें जो वाटर का जो टोटल बॉडी कंपार्टमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये आपका जो है कुछ इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर जाता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर जाता है, और कुछ आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो होता है वो चला जाता है। क्लियर? अब फिर मैनी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं कि हाइपरनेट्रीमिया के अंदर क्या डैमेज हो रहा है। अब हाइपरनेट्रीमिया का क्या मतलब है? आपका सोडियम जो होता है वो ज़्यादा हो रहा है। अगर सोडियम ज़्यादा होगा तो आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा? हाइपरऑस्मोटिक हो जाएगा। यानी कि अगर आपका, ये मैं आपको इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आगे आपको जो है वो काम आ सके। हाइपरनेट्रीमिया, फॉर एग्जाम्पल सोडियम ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या हो जाएगा? हाइपरऑस्मोटिक। क्या होगा? हाइपरऑस्मोटिक। और जब हाइपरऑस्मोटिक होगा तो आपका जो वाटर है वो आपका सेल से निकल के आउट होगा, बाहर आएगा, और जो सा है उसको क्या कर देगा? डाइल्यूट करेगा, और आपका जो सेल है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। लेकिन अगर हाइपोनेट्रीमिया और सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कम हो जाए तो क्या होगा? पानी जो सा होता है उसमें जो पानी होगा या वाटर होगा वो आपका ऑटोमेटिकली जो सा होता है वो दोबारा से सेल के जो सा है वो अंदर चला जाता है, और जो सेल होता है वो क्या कर जाता है? दोबारा से स्वेल कर जाता है। हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया। क्लियर? अब यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है कि आपने किस तरह से करना है, क्या करना है। इनोलिन बेसिकली ना, इनोलिन हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इनोलिन का जो काम होता है ना वो आपने देखना होता है GFR के अंदर, क्योंकि ये जो आपका इनोलिन होता है ना ये रिस्पॉन्सिबल, ये ना बॉडी के अंदर फिल्टर्ड होता है, मतलब फिल्टर्ड होता है, ना अब्जॉर्ब होता है, और ना ही आपका स्क्रीट होता है। ये आपका मतलब जितना आपकी बॉडी के प्लाज्मा में बना उतना ही आपकी बॉडी से निकल गया, ये इनोलिन होता है। ठीक है? सीरम ऑस्मोलैरिटी मैंने आपको बता दी इतनी होती है, और प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है वो आपने इस तरीके से जो इसका जो फार्मूला है उससे अप्लाई करके आपने देखना होता है। बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी आपका जो सबसे बड़ा आपका फ्लूइड कंपार्टमेंट जो होता है वो आपको क्या होता है? इंटरसेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी होता है और प्लाज्मा भी होता है। सोडियम सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर होता है, और इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर आपको पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है? बस ये चीज़ें। बाकी आपको जो मैंने डिटेल बताई है कि हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है, हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है, कंपार्टमेंट और मेम्ब्रेन का क्या होता है, फ्लूइड कौन कौन से देने हैं, आईवी फ्लूइड देना है तो कौन सा देना है, आपका हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक जो सोल्यूशन है वो कौन सा होता है, ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। तो ये चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है। आपके फ्लूइड कंपार्टमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आगे भी जाके जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट का क्या मतलब होता है? वो कह रहा होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा अकॉर्डिंग टू द साइज एंड चार्ज सेलेक्टिविटी। इसके अंदर आपने दो चीज़ें याद रखनी है, दो मेन जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर जो होता है वो काम कर होता है आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर। ठीक है? एक आपका साइज़, यानी कि जो कंटेंट आ रहे होते हैं उसका साइज़, और उस पर कौन सा चार्ज है। ठीक है? अब इसके अंदर आपके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो पास कर जाते हैं, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहाँ पे रुक जाते हैं, और नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो भी वहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं। ठीक है? तो आपका जो फिल्ट्रेशन बैरियर है वो दो चीज़ों को सिलेक्ट करता है, एक साइज़ को और एक आपके चार्ज को। अब इसके कंपोज मैंने आपको वही तीन चीज़ें जो समय मैंने आपको बताई थी, एक फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम मैंने आपको पीछे बता दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन विद टाइप 4 कोलेजन, और हेपरन सल्फेट, ये वो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो कंटेन कर रही होती हैं। ठीक है? और विजुअल एपिथेलियम लेयर कंसिस्टिंग ऑफ पोडोसाइट फुट प्रोसेस, इसके अंदर भी वही है कि आपको जो स्लिट डायफ्राम होता है, और ये भी आपके जो सेलेक्टिव बैरियर के तौर पे जो है वो काम कर रहा होता है। ये मैंने आपको पीछे बता दिया आपके एनाटॉमी के अंदर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्ज बैरियर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर कंटेन नेगेटिव चार्ज। वही बात है कि आपका प्रोटीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर भी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो एल्ब्यूमिन होता है वो आपका स्क्रीट नहीं होता। ठीक है? तो वो दोबारा से जो होता है वो आगे की तरफ नहीं जाता। उसके बाद वो कहता है कि साइज़ बैरियर, अगर देखें चार्ज बैरियर तो हो गया, अब आ जाता है साइज़ बैरियर। साइज़ बैरियर के अंदर आपके वो कहता है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन 100 नैनोमीटर मॉलिक्यूल और ब्लड सेल्स। अब आपकी जो एंडोथेलियम होता है वो ब्लड सेल्स को जो होता है वो रोक रहा होता है, क्योंकि और बड़ी जो सी चीज़ें होती है वो पास नहीं कर रही होती। इसके अलावा आपका जो स्लिट डायफ्राम यानी पोडोसाइट्स है वो भी मोर देन 40 to 50 नैनोमीटर जो सी चीज़ें होती हैं उनको, यानी कि मीडियम लार्ज मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा होता है? रोक रहा होता है। ठीक है? तो इसके अंदर जो आपके RBCs होते हैं ना वो फिल्टर नहीं होते, और लार्ज प्रोटीन जो है वो भी नॉर्मली जो है वो फिल्टर नहीं होती। नेक्स्ट वो कहता है फोटोसाइट प्रोसेस इंटरपोज विद ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन स्लिट डायफ्राम प्रिवेंटिंग टू मॉलिक्यूल मोटाफ्रॉम, वही सेम बात है, ये मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया। नेक्स्ट आता है आपका रीनल क्लियरेंस। रीनल क्लियरेंस
इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये फार्मूलाज आगे जितने ये सारे आगे फिर फार्मूलाज आ रहे हैं। इसमें तो सिंपली यही कहा हुआ है कि आपका वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा और उसकी कंसनट्रेशन को किस तरीके से हमने देखना है। अब Cx का मतलब क्या होता है कि क्लियरेंस ऑफ सब्सटेंस, यानी कि आपकी क्लियरेंस कितनी हो रही है। Ux का मतलब है कि आपका यूरिन के अंदर उस सब्सटेंस की कंसनट्रेशन कितनी है। V का मतलब है कि आपका यूरिन का जो फ्लो है वो कितना है। और P से मुराद है कि आपका प्लाज्मा में जो सब्सटेंस X की जो है वो कंसनट्रेशन कितनी है, यानी कि हर मिनट कितना प्लाज्मा जो सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली जो है उससे जो है वो क्लियर हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द सब्सटेंस इज कम्प्लीटली क्लियर्ड इन द यूरिन पर यूनिट टाइम, यानी कि क्लियरेंस का मतलब ये नहीं होता कि किडनी पूरा का पूरा प्लाज्मा जो है वो निकाल रहा है, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है जिसमें जो सब्सटेंस थे वो 1 मिनट के अंदर कितने के रिमूव हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी सब्सटेंस की क्लियरेंस 100 मिलीलीटर पर मिनट है, ठीक है, तो हर मिनट उसका 100 मिलीलीटर प्लाज्मा जो है वो सब्सटेंस क्लियर होना चाहिए, ऐसी है ना, ठीक है। तो इसलिए वो क्लियरेंस जो सा होता है वो आपको डिपेंड कर रहा होता है प्लाज्मा में कि कितना सब्सटेंस पर यूनिट टाइम जो है वो क्लियर हो रहा है। अब 3 पॉइंट्स दिखाए गए हैं कि अगर उसकी क्लियरेंस मतलब अगर GFR कम है, ठीक है, क्लियरेंस है नेट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और नॉट फ्री रिफिल्टर, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस की क्लियरेंस GFR से कम है तो उसका मतलब यह है कि वो सब्सटेंस या रीअब्जॉर्ब हो रहा है या वो फ्रीली फिल्टर नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बेस्ट एग्जांपल इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि ग्लूकोज नॉर्मली कम्प्लीटली जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए उसकी जो क्लियरेंस है वो क्या होती है, बहुत स्लो हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर क्लियरेंस GFR से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें किडनी उस सब्सटेंस को ना फिल्टर जो है वो प्रॉपरली तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रही, ठीक है ना, और उसको जो ट्यूब्यूल्स हैं उससे भी जो है एक्टिवली सिक्रेट नहीं कर रही, उसकी वजह से जो आपका क्लियरेंस रेट है वो आपका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द GFR, ठीक है। और इसके अंदर जो PAH ये निमोनिया का ये नाम आपने याद रखना है, आगे जाके जो है वो हम ये पढ़ेंगे कि इसकी क्लियरेंस के ऊपर हम जो सा होता है वो डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्लियरेंस मोर देन GFR इज इक्वल टू सिक्रीशन। अगर क्लियरेंस इज इक्वल टू GFR है तो याद रखें कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसकी क्लियरेंस GFR के हो तो इसका मतलब है वो फ्रीली फिल्टर्ड हो रहा है, ना रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ना सिक्रीट हो रहा है। और इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, इनोलिन, जो बॉडी के अंदर फिल्टर्ड होता है और उसके बाद ना रीअब्जॉर्ब होता है और ना सिक्रीट होता है। बाकी इसके फंक्शंस होते हैं कि आपकी ये स्पोर्ट मेटाबॉलिक और इन चीज़ों के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन ये फ्रीली फिल्टर्ड भी हो रहा होता है, ना रीअब्जॉर्ब हो रहा है ना सिक्रीट होता है। उससे हम याद रख लेते हैं कि आपका जो GFR और जो क्लियरेंस है वो अगर बराबर हो तो समझ आनी जानी चाहिए कि आपका फंक्शन जो होता है वो नॉर्मल प्ले कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ